नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज हमारे सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड लेक्चर नंबर 21। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, हमारे पास बॉर्न इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, यानी बॉर्न क्या है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या क्या किया था, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही सुंदर सा इंटरप्ट किया था, जिसको क्या बोला गया, बॉर्न इंटरप्रिटेशन बोला गया। ठीक है, थोड़ा बार रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। ठीक, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या डिस्कस किया था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का डिस्कस किया था। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बोला था हमको, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताती है कि अगर मेरे पास कोई एक मैटर पार्टिकल है तो उस मैटर पार्टिकल के साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी। ठीक है, क्या होगी, किसी एक मैटर पार्टिकल के साथ क्या होती है, कोई एक वेव एसोसिएटेड होती है। अगर वेव है तो उस वेव का क्या होगा, कुछ वेव फंक्शन होगा और उसकी क्या होगी, कुछ वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ को डी ब्रोगली ने डिफाइन किया था कैसे, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम भी इस तरीके से डिफाइन किया था। इसे हमने क्या बोला था, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला था ना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो कैसे दिखती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन को ये होना चाहिए, वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इज लुक लाइक कैसे दिखती है, इज लुक लाइक फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप सोच रहे हो वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन लुक लाइक कैसे दिखती होगी वो वेव जो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, एसोसिएटेड है ना। अब देखो इसके साथ एसोसिएटेड वेव कैसी होती है, उसे देखने से पहले एक और पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव के बारे में हम जानते हैं। वो क्या है, पार्टिकल क्या है, हमारा फोटोन है। क्या है हमारे पास, फोटोन है। अगर आप बता पाओ तो बताओ, वेव एसोसिएटेड विद फोटोन क्या होती है, वेव एसोसिएटेड विथ फोटोन, बताओ क्या होती है, जल्दी बताओ। फोटोन, कौन बताएगा, वेव एसोसिएटेड विथ फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव होती है, ईएम वेव होती है, ईएम, ओके उल्टा लिख दिया, क्या होती है, ईएम वेव होती है। फोटोन के साथ कौन सी वेव एसोसिएटेड होती है, ईएम वेव एसोसिएटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, वेव एसोसिएटेड विद फोटोन इज ईएम वेव। और ईएम वेव का क्या होता है, कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इट इज रिलेटेड विथ फिजिकल क्वांटिटी। जो ईएम वेव होती है इट इज रिलेटेड विथ फिजिकल क्वांटिटी। किसके साथ रिलेट करती है ये, फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करती है, फिजिकल क्वांटिटी। और वो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, वो होती है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसके साथ होती है वो फिजिकल क्वांटिटी, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी जो वेव एसोसिएटेड फोटोन है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी से क्या होते हैं, रिलेटेड होती है। और इसको हम इसका वेव फंक्शन है उसको हम कैसे लिखते हैं, वेव फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपको याद है तो। इसका जो वेव फंक्शन है उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, साई आर कोमा टी। ठीक है, ये जनरल रिप्रेजेंटेटिव साई आर कोमा टी ऐसे लिखते हैं, साई आर कोमा टी इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स को इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ ई, ओके अगर यहाँ ई है तो यहाँ भी ई लिख दो। ठीक है, तो दिस इज वेव फंक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ई आर कोमा टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, क्या किसका, रियल पार्ट ऑफ ई नॉट वेक्टर ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, रियल पार्ट, या फिर रियल पार्ट का होता है कॉस होता है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो फोटोन के साथ वेव एसोसिएटेड होती है उसके वेव फंक्शन को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसका क्या होता है, कुछ न कुछ किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेटेड होती है। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन जनरली लिखते किसके टर्म में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन है कि वाई, क्यों लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ठीक है, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को महसूस नहीं कर सकती हैं। तभी हम आंखें कहने का मतलब आंख की रेटिना, तभी हम किसके टर्म में लिखते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये किसके बारे में हो गया, वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। यानी जो वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर मैं इसको और भाषा में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, वेव एसोसिएटेड, वी कैन फील वेव एसोसिएटेड विथ
photon. We can feel there is a wave associated with photon. There is wave associated with photon. फोटोन के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, उसे हम क्या कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर मेरे सामने ट्यूबलाइट लगी है, ट्यूबलाइट से वेव मेरी आंखों में पड़ रही है, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है, यानी फोटोन मेरी आंखों में पड़ रहा है, तो यानी उसको मैं क्या कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ कि मतलब वहां से वेव आ रही है। कौन सी वेव आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये तो क्या होगा, वेव एसोसिएटेड विद फोटोन ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव कैसी होती है, बताओ। मैं तब तक इसको मिटाता हूं। अब सोचो जरा, जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव होगी वो होगी कैसी, और उसका वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये आपको सोचना है। ठीक, सोचा, देखते हैं। ठीक है, जिसने सोच लिया ना वो नीचे कमेंट करे, नीचे कमेंट में लिखे कि मतलब उसके साथ एसोसिएटेड वेव ऐसी होगी, यानी इस तरीके की दिखेगी। ओके, तो हाउ वेव एसोसिएटेड विथ, हाउ भी लिख दो यहाँ पे इसके आगे। ठीक, कैसी, हाउ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन लुक लाइक। ठीक, तो पहली चीज तो ये है, इट इज नॉट लुक लाइक, या बोल सकते हैं इसको ऐसे लिखो, वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन इज एब्स्ट्रैक्ट। कैसी होती है, ख्याली होती है। कैसी होती है, ख्याली, यहां बोलते हैं गौण होती है, छुपी होती है, दिखती नहीं है, यानी कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक ख्याली वाला, ख्याल में हम सोच सकते हैं कि देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पहली चीज तो क्या लिख दो यहां पर, वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज एब्स्ट्रैक्ट वेव, वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन स्लैश करके लिख दो, जनरल कर दें इसको, मैटर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल इज एब्स्ट्रैक्ट। कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। मतलब कहने का मतलब ये है एब्स्ट्रैक्ट। क्या होती है स्पेलिंग एब्स्ट्रैक्ट की, ए बी होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट, यानी ये ख्याली होती है। कैसी होती है, ख्याली, या बोलते हैं गौण भी बोल सकते हैं। ठीक है, गौण मतलब छुपी हुई, दिखती नहीं है हमको। अगर दिखती नहीं है तो जिस तरीके से फोटोन के साथ वेव एसोसिएटेड जो थी वो क्या थी, किसी न किसी एक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड थी। लेकिन ये जो वेव होती है जो इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड होती है, किसी मेटल पार्टिकल के साथ रिलेटेड होती है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं होती है। दिस वेव, ऐसे लिखो, दिस वेव have no relation with any physical quantity, with any physical quantity। इसका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी ख्याली होती है। हम ख्यालों में ऐसी वेव के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब ख्याली का मतलब कैसे होगी, इसको और भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल होती है। ठीक है, लिखते तो हैं वेव फंक्शन, यानी कैसे, मैथमेटिकल लिखेंगे, आगे डिस्कस करते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो लिख दिया, दिस वेव हैज नो रिलेशन विद एनी फिजिकल क्वांटिटी। नाउ जनरली दिस वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई, इस वेव को हम जनरली कैसे दिखाते हैं, साई से, जो भी यहाँ लिखा था ना साई, मैंने जिसको फिर मैंने ई से रिप्लेस कर दिया था, उससे दिखाते हैं हम। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा। देखो, वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, या फिर वेव फंक्शन, ऐसे लिखो, वेव फंक्शन एसोसिएट, वेव फंक्शन ऑफ दिस वेव इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई, किससे दिखाते हैं हम इसको, एक सिंबल होता है क्या, साई से। किससे दिखाते हैं, साई, इसका नाम क्या है, साई है। साई आर कॉमा टी, किससे दिखाते हैं, साई आर कॉमा टी को टी से दिखाते हैं। नाउ अब यहां पर देखो आर क्या है, दिस आर इज पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और ये टी है, ये क्या है, टाइम है। ठीक है, यानी किसका फंक्शन होगा, ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा। ओके, एक और चीज क्या, ये जो फंक्शन है ना, वेव फंक्शन, यानी जो साई है, ये इमेजिनरी होगा, यानी रियल भी हो सकता है
और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इट कंटेन इमेजिनरी थिंग्स, तो ये इसमें क्या होंगे, इमेजिनरी थिंग, आयोटा आएगा, क्या आएगा वहां पर, आयोटा आएगा। तो इसमें लिख दो कि जो साई आर कॉमा टी होता है, साई आर कॉमा टी, इट कंटेन्स इमेजिनरी टर्म्स। इसमें क्या होते हैं, इमेजिनरी टर्म होते हैं, आयोटा इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, ओके। और क्या चीज, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, दिस साई आर कॉमा टी डिनोट स्टेट ऑफ पार्टिकल या फिर स्टेट ऑफ ए सिस्टम। किसको दिखाता है, ये स्टेट को दिखाता है। स्टेट का समझेंगे हम, दिस साई आर कॉमा टी, दिस वेव फंक्शन रिप्रेजेंट स्टेट बोल सकता हूं या फिर क्वांटम मैकेनिकल स्टेट भी बोल सकते हो। दिस वेव फंक्शन, इसका दिस साई आर कॉमा टी रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ क्या, मैटर पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिखो, इलेक्ट्रॉन, अभी हमने इलेक्ट्रॉन को लेकर चले, इलेक्ट्रॉन, अगर जनरल का स्लैश करके क्या लिख दो, मैटर लिख दो, या फिर मैटर पार्टिकल, ओके। दिस वेव फंक्शन साई आर कॉमा टी रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको दिखाता है ये, इलेक्ट्रॉन की स्टेट को दिखाता है, ठीक है। तो ये बात होगी किसके बारे में, और बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ये स्क्वायर इंटीग्रल होना चाहिए, ये सब बातें बाद में डिस्कस करेंगे साई के बारे में। लेकिन अभी क्या है, इतना बहुत है, क्योंकि हम किसको पढ़ना चाह रहे हैं, बॉर्न इंटरप्रिटेशन को पढ़ना चाह रहे हैं। नाउ अब जब पहली बार, कब, 1927 में, कब, 1927 में बोहर्न के सामने ये चीज आई, ऐसी टाइप की सिचुएशन आई कि मतलब साइंटिस्ट ने बोला उस समय कि जो क्वांटम मैकेनिज्म, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल को हम उस पार्टिकल के साथ क्या होगी, वेव एसोसिएटेड होगी, और उस वेव के साथ, उस वेव का कुछ वेव फंक्शन होगा जो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। यानी वो कैसा होगा, क्या बोल सकते हैं, जनरली उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर क्या होंगे, इमेजिनरी टर्म कंटेन करेगा, और जो साई आर कॉमा टी वेव फंक्शन है वो किसी टाइम पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। बोर्न के सामने ये सब चीजें थी। तो बोर्न ने इन सब को देकर एक इंटरप्रिटेशन दिया, क्या दिया, एक इंटरप्रिटेशन दिया, फिर एक इंटरप्ट दिया बीच में। और इंटरप्ट क्या था, उन्होंने बोला कि जो ये साई आर कॉमा टी है इसको ऐसे ही लेना अच्छा नहीं है। उन्हें ये बोला कि जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ साई आर कॉमा टी है, दिस इज मोर यूजफुल। मैग्नीट्यूड ऑफ यानी इसका मॉडुलस, क्योंकि ये इमेजिनरी थिंग है ना, तो इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं हम। दिस मॉडुलस इज मोर यूजफुल, ठीक है। दिस मॉडुलस के आगे लिखो, इट इज मोर यूजफुल। ये क्या हो सकता है, ज्यादा यूजफुल हो सकता है, ऐसा किसने बोला, बोर्न ने बोला। और एक बहुत अच्छी बात बोली, और वो बात क्या थी, उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक टर्म डिफाइन किया उन्होंने, वो टर्म क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक टर्म डिफाइन किया जिसका नाम क्या दिया उन्हें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिया। उन्होंने बोला कि दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू, अभी डिफाइन करेंगे इसका मतलब क्या होता है, पहले लिख लो कि दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, यानी ऐसा बोला, ठीक है। क्या बोला कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा कौन, दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अभी डिफाइन कर देंगे, अभी समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता क्या है। और ये जो लिखा है ना हमने, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉर्न इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, बॉर्न इंटरप्रिटेशन। इसका आगे लिख दो, इट इज बॉर्न इंटरप्रिटेशन। तो यही क्या है हमारा, इट इज बॉर्न इंटरप्रिटेशन। ये क्या है हमारा, बॉर्न इंटरप्रिटेशन है। क्लियर हुई बात इतनी। अब देखो समझते हैं एक एक करके, ये भी समझते हैं कि इसको ऐसा ही उन्होंने क्यों बोला। अभी तक हमने सिर्फ रटा होगा, अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स मैंने पढ़ी होगी तो हमने रट दिया होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, ऐसा रट दिया होगा, ठीक है। आज समझेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों बोला उन्होंने, ओके। उससे पहले एक आध टर्म और डिफाइन करते हैं, वो भी क्या होगा, इसी का दूसरा रूप होगा, बॉर्न इंटरप्रिटेशन को वैसे भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, ये नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक। देखो
देखो क्या बोला उन्होंने ये बोला कि दिस इज वेरी यूजफुल। अभी यूजफुल कहाँ है, एक तो यहां पर है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज दिस थिंग। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसका बराबर होगा, इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी वेव फंक्शन का मॉडुलस फिर उसका स्क्वायर के बराबर होगा। उन्हें एक चीज और बोली, उन्होंने बोला कि अगर मुझे ये चीज पता है, यानी मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन पता है, तो हम किसी पार्टिकल के किसी एक रीजन में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा हूं, बोर ने क्या बोला कि अगर मुझे ये चीज पता है, मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन पता है, तो हम इस मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन की हेल्प से किसी पार्टिकल के किसी एक रीजन में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास कोई रीजन है। मैथमेटिकल रीजन को कैसे दिखाते हैं हम, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या बोल सकते हैं कार्टेशियन। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये एक्स है, ये वाई है, और वो क्या है, जेड है। ठीक ना, अज्यूम कर लो कि ये पूरा स्पेस है। ठीक, इस स्पेस में मैंने क्या लिया, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक, क्या ले लिया, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर वो कितना हुआ, दिस इज डी वाई इस डायरेक्शन में, इधर वो क्या हुआ, दिस इज डी एक्स, ये क्या हुआ, डी जेड, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी टाउ इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम एलिमेंट हुआ। लेट अस से इसकी पोजीशन क्या है, इसके ओरिजिन से आर पोजीशन है, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, ये क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर आर है। इस चीज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूं कभी कभी, डी क्यूब आर इज इक्वल टू डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, किसी बुक में ऐसे लिखा होगा। अब कोई एक पार्टिकल स्पेस में घूम रहा है, कोई एक पार्टिकल है, वो इस एक्स वाई जेड स्पेस में क्या कर रहा है, घूम रहा है। मुझे उस पार्टिकल के इस वॉल्यूम एलिमेंट में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई एक पार्टिकल है, वो स्पेस में घूम रहा है, इस एक्स वाई जेड जो स्पेस है इसमें घूम रहा है, और मुझे क्या करना है, उस पार्टिकल की इस वॉल्यूम एलिमेंट में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है किसी टाइम टी पर। यह कंडीशन क्या है, किसी एक टाइम टी पर पार्टिकल की इस वॉल्यूम एलिमेंट में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे ये निकालना है। नाउ वी वांट टू फाइंड क्या फाइंड करना चाहते हैं, यहां पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यूब आर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यूब आर लिख सकते हैं, डी क्यूब आर एट टाइम टी। और कंडीशन क्या है कि उस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है, साई आर कॉमा टी है, एंड वेव फंक्शन ऑफ, यहां पर लिख दो, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल, या वेव फंक्शन ऑफ वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल लिख सकते हो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इस पार्टिकल लिख रहा हूं, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज क्या है मेरे पास, साई आर कॉमा टी है। ठीक है, अब इस बात को बोर ने आंसर दिया, इस बात का, इस जो क्वेश्चन है जो हमने फाइंड करना चाहते हैं, इसका आंसर किसने दिया, बोर ने दिया। उन्होंने क्या बोला कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन दिस एलिमेंट डीपी, किससे रिप्रेजेंट किया उन्होंने, उसको डीपी से रिप्रेजेंट किया। डीपी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यूब आर एट एनी टाइम टी। दिस डीपी इज इक्वल टू किसका होगा, बोला मैग्नीट्यूड ऑफ साई आर कॉमा टी का स्क्वायर इनटू डी क्यूब आर। ठीक है, ऐसा बोला। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे नीचे, आपसे कहा जाएगा कि निम्न में से, नीचे दिए गए में से कौन सा एक्सप्रेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यूब आर, या फिर डी टाउ भी लिख सकता हूं मैं इसको, डी क्यूब आर एट टाइम टी, किस टाइम पर, टी टाइम पर इस वॉल्यूम एलिमेंट में उस पार्टिकल की जिसका वेव फंक्शन ये है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इतनी होगी। ये क्या है मेरे पास, वो चीज है। ठीक, क्लियर हुई बात। अब देखो, अब इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों लिखा, वो यहां से समझ सकते हो आप। देखो कैसे,
ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, इसको इधर ले आओ, इसको ऐसे लिखता हूं मैं dp बाई डी क्यूब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, तो इस समय क्या लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिख सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोला उन्होंने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। समझ में आया, इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों बोला, क्योंकि ये ऐसा है, ऐसे इस तरीके से आया, तभी इसको क्या बोला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला। एंड दिस थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यूब आर एट टाइम टी। क्लियर, ओके। ना इसको देखो, इसको ऐसे भी लिखता हूं, डी टाउ भी लिख सकता हूं, उसकी जगह मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूं, ये मिटा दूं मैं, ये नोट कर लिया होगा आई होप। देखो और क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये चीज है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर dp है, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, समेशन ऑफ डी साई आर कॉमा टी का स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर डी टाउ है, ऐसे भी लिख सकता है इसको, ठीक। क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, डी टाउ को, सॉरी डी क्यूब आर को डी टाउ से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि रिप्रेजेंट का तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, ठीक ना। अब देखो जो डी टाउ है वो डिपेंड करेगा, उसको हम कैसे लिखें, वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। अगर वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ तो उसको क्या लिखता हूं मैं, डीपी इक्वल टू क्या लिखता हूं, देखो साई आर कॉमा टी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या लिखता हूं, डी एक्स डी वाई जेड डी जेड लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं, डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कभी कभी ये। अगर ये मेरे पास क्या हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, कैसा हो ये, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट CO, अरे यार भूल गया, कोऑर्डिनेट, छोटी छोटी स्पेलिंग भूल जाता कभी कभी मैं, अब मेरे को याद आएगी नहीं, तो लिख लेना आप यार, क्योंकि वो फ्लो फ्लो में लिखा जाता है मेरे से, अब मैं सोच के लिखूंगा मेरे से हो ही नहीं पाएगा कभी, देख लेना आप। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको देख लेना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं हम, वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है, ठीक है। इसे डरना नहीं है, बस तो याद ही कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। जरूर वैसे याद करने की जरूरत है नहीं, अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं ऐसे लिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो डी टाउ इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है, तो इधर पुट कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से डी पी इक्वल टू साई आर कॉमा टी का स्क्वायर, इसको क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई आ गया, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर आप किसकी बात करते हो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, वहां पर वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ इक्वल टू क्या होता है वहां पर, एस डी थीटा सॉरी डी फाई डी जेड होता है, डी फाई डी जेड, इसको उठा के कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो ये क्या आ जाएगा वहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या आ जाएगा, साई आर कॉमा टी का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा इधर मेरे पास एस डी फाई डी जेड, ठीक है। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कई बुक में, ओके। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट, दिस थिंग, या ये बोल दो या ये बोल दो या ये बोल दो या सिंपल डी टाउ बोल दो, सब क्या है, सेम है, ठीक है। ये सब चीजें, ये सारे फॉर्मूले क्या है, सेम है, आपको सिर्फ ये एक याद करना है, ये याद कर लो या ये याद कर लो, क्लियर हुई बात, ओके ना। अब देखो ये तो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन दिस रीजन या फिर इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट था। अगर मैं ये फाइंड करना चाहूं कि इस पूरे स्पेस में उसकी फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ऐसे लिखो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल एट या फिर समवेयर, ठीक है, समवेयर यानी कहीं पर भी इस पूरे स्पेस में कहीं पर भी उस पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपका आंसर क्या होगा बताओ, एक पार्टिकल मैंने छोड़ दिया स्पेस में और आपको कहीं पर भी यानी
पूरे स्पेस में उस पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कहीं ना कहीं तो होगा पार्टिकल, और इसी स्पेस में होगा, और हमारे स्पेस में होगा कहीं ना कहीं ना, ठीक है। यानी अगर ये स्पेस है हमारा XYZ स्पेस है, तो स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा, तो यानी इस स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा, इसका मतलब पूरे स्पेस में उसकी फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है, ठीक है। तो वही लिखने को जा रहे हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन स्पेस समवेयर इन स्पेस। तो क्या ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल in somewhere in space, somewhere in space, पूरे स्पेस में कहीं पर भी, पूरे स्पेस में कहीं पर भी उस पार्टिकल की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी होगी? आंसर है दिस इज इक्वल टू 1। कितनी होगी? 1 होगी। अब कैसे निकालेंगे? देखो छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? इतनी थी। अगर पूरे स्पेस में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या कर दोगे? सिंपल सा इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकाल दोगे। वही तो हुआ। ये तो क्या था? इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में था, और पूरे स्पेस में कितनी होगी वो निकालना है, तो सिंपल क्या कर दोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे, एंड इट इज डिफाइन एज, इट इज मैथमेटिकली डिफाइन एज, या फिर इज सिंपल डिफाइन एज, कैसे? इंटीग्रेशन कहां से कहां? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे इसको ऐसे लिखे, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अभी लिमिट बताऊंगा कहां से कहां होगी। क्या आ जाएगा? साई आर कॉमा टी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी क्यूब आर। यहां लिमिट क्या आ जाएगी? ऑल स्पेस। लिमिट क्या आ जाएगी यहां पर? ऑल स्पेस। दिस इज इक्वल टू 1। एक इसके बराबर होगा मेरे पास, 1 के बराबर होगा, ठीक। ओके, तो ये क्या आ गया? मैं टोटल प्रोबेबिलिटी, और कितनी होगी? 1 होगी। तो दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल समवेयर इन स्पेस। स्पेस में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? उस पार्टिकल की 1 है। और उसको हम क्या करते हैं? इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना। अब यहां पर क्या रखा है? ऑल स्पेस आ रखा है। अब आपको यहां क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिमिट क्या होगी? वो लिमिट क्या होगी वो उस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या है। तो एक एक करके देखते हैं कि जब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ है, जब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? स्फेरिकल है, और जब सिलेंड्रिकल है, तब यहां पर हमारे क्या लिमिट क्या होंगे, ठीक है। कहां से कहां? R वेरी करेगा। ओके, देखते हैं चलो। यानी जो वहां पर वेरिएबल होंगे वो वेरी करेंगे। यहां तक लिखा, इसे मिटा रहा हूं मैं, देखो चलो बढ़े आगे। देखो इसी को अलग अलग सिस्टम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो क्या हुआ? इन जनरल हुआ, ऑल स्पेस लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इन जनरल हुआ ये ना। ओके यार, ये तो मिटा ही नहीं। ओह सॉरी, नीचे लाइट रखी है, तो लाइट नहीं होती तो आपको दिखता ही नहीं है, वो हिल गया मेरे से। देखो कहाँ देखा सबसे पहले? इसमें देखते हैं इन XYZ कोऑर्डिनेट, या फिर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं? x, y, z होता है। तो ये चीज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास क्या? ट्रिपल इंटीग्रेशन साई r, t का मॉड, और क्या आ जाएगा? डी क्यूब आर, क्या डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा। अभी मैंने डिस्कस किया ऐसा क्यों होता है। अब ये ऑल स्पेस है। ऑल स्पेस कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहां से कहां? 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी कहां से कहां होगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कहां से कहां होगा? एक मिनट, ऑल स्पेस, ऑल स्पेस कहने का मतलब, हाँ सब के सब कहां से कहां होंगे? 0 टू इन्फिनिटी होंगे। कहां से कहां? दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो
जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो जीरो। यहाँ पर जीरो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, यहाँ जीरो कहाँ से इन्फिनिटी तक, यहाँ जीरो कहाँ से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऑल स्पेस करने का मतलब ये होगा जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। जो कन्फ्यूजन हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो नहीं होता। मेरा आंसर ये है, एक बार आप चेक कर लेना कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है ऑल स्पेस के लिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी। मैंने ये लिखा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये तो कहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अगला क्या होता है, इन सिलेंड्रिकल में देख लें, उससे पहले स्फेरिकल में देख लो। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल में क्या हो जाएगा, अगेन ट्रिपल इंटीग्रल साई आर कॉमा टी का स्क्वायर, इसलिए क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर आर स्क्वायर डी आर डी थीटा डी फाई। नाउ अब यहाँ पर आर कहाँ से कहाँ होता है, जीरो टू इन्फिनिटी। आर कहाँ से कहाँ होता है, जीरो टू इन्फिनिटी। थीटा कहाँ से कहाँ होता है, जीरो टू पाई। और फाई कहाँ से कहाँ होता है, जीरो से टू पाई। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन, ठीक। सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें, स्फेरिकल हो गया, इन सिलेंड्रिकल, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो क्या हो जाएगा सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगेन ट्रिपल इंटीग्रल क्या आ जाएगा, साई आर कॉमा टी का स्क्वायर, इसलिए क्या आ जाएगा इधर पर एस डी फाई डी जेड, दिस इज इक्वल टू वन। लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, एस की लिमिट कहाँ से कहाँ होती है, जीरो टू इन्फिनिटी। फाई की कहाँ से कहाँ होती है, जीरो टू टू पाई। और जेड की कहाँ से कहाँ होती है, जीरो टू एस, ओके सॉरी ये होता है मेरा जीरो टू आर। एस कहाँ से कहाँ होगा, और जेड ऊपर को, जीरो टू आर होगा, और जेड कहाँ होगा, जीरो टू नीचे ले रखा है उसकी हाइट, एस फाइव डी जेड, जीरो टू एच हो गया, ठीक है, जीरो टू जेड। एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है, ये भी दूर जाएगा कन्फ्यूजन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा तो था कहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट, ओके, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर के बाद क्या आएगा, ओह, एस होता है जीरो टू इन्फिनिटी, एस जीरो टू इन्फिनिटी, और जेड होता है हमारा, जेड लिखो, जेड होता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सिलेंड्रिकल का भी देख लेते हैं फिर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसमें को सिर्फ एस ही एस देखना, आर ही आर देखना ना, आर जीरो टू आर से ही, ठीक। वैसे ही एक्स वाई जेड भी देख लेते हैं, हाँ, माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये देख लेना, माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी, ठीक, ये होता है। अब सही है, बिल्कुल सही है, चलो अभी क्लोज हो जाता है, सही हो गया, ठीक, ये चीज़ होती है। तो ये क्या था, इसका एक रूप था, मतलब जनरल रूप था। ये क्या हो गया,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये कहाँ होगा स्फेरिकल में, और ये कहाँ हो गया सिलेंड्रिकल में। ये क्या है जेड है, ठीक, जेड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। क्लियर हुई बात? ओके ना। अब ये तो क्या होगा, बॉर्न इंटरप्रिटेशन खत्म, किताब में इतना ही लिखा होता है, मतलब ये बॉर्न इंटरप्रिटेशन है। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि बॉर्न ने ऐसा क्यों बोला। आपको पता है ये बॉर्न ने इतनी खतरनाक बात बोली ना, लोगों ने यकीन ही नहीं किया। बॉर्न ने ये बात कब बोली? 1927 में बोली। कब बोली? 1927 में। और लोगों को इस बात पर यकीन हुआ कब? 20 साल के बाद, 1950 के आसपास। कब यकीन हुआ? 20 साल बाद यकीन हुआ। 20 साल लग गए इस बात में यकीन करने के लिए, और उनको 20 साल के बाद 1950 में नोबेल प्राइज से क्या किया गया? नवाजा गया। ठीक है, तो उनके लिए एक बार तालियां। ओके, तो इतनी बड़ी बात है। ओके, अब समझते हैं कि ये बात उन्होंने बोली क्यों, कि प्रोबेबिलिटी को उन्होंने इससे रिलेट क्यों किया। यानी जो हमारा वेव फंक्शन है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से क्यों रिलेट किया उन्हें प्रोबेबिलिटी को, यानी किसी पार्टिकल की कहीं पर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को उन्हें इस चीज से क्यों रिलेट किया, यही दिमाग उनके क्यों आया। समझते हैं, देखो ऐसे समझते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर तसल्ली से समझते हैं। ओह चलो ठीक है, ठीक है। देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ऐसे समझते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे वेव है, क्या होती है, कोई वेव होती है। अगर मैं किसकी बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करूं, किसकी बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करूं, देन द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, इसके बराबर होता है। किसके बराबर? साई आर कॉमा टी इंटू दिस। ठीक है, ये हमने पढ़ा है बहुत बार। ठीक है, देखो हम कैसे लिखते थे, कुछ इस तरीके से लिखते थे, अगर आपको याद है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ना, कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है वो इसके बराबर होती है। ठीक, अगर यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, वैसे तो हम प्रोपोर्शनल पढ़ा है हमने, अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट 1 आता है यहाँ पर, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव इक्वल टू दिस थिंग, इसके बराबर होता है। ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, जब वेव हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में, और जब हमने 12th में किसके बारे में पढ़ा था, इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा था, तो हमने वहां पर बोला था कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा पढ़ा था ना हमने कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कौन? इंटेंसिटी ऑफ वेव। वो लाइट वेव भी हो सकती है, कोई दूसरी वेव भी हो सकती है। ठीक, ऐसा इतना पता है आपको, इतना क्लियर है। यहीं से यही वो चीज है जिसको बोर ने क्या किया, मोटिवेट किया वो लिखने के लिए। प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी, इसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए बॉर्न को मोटिवेट किया किसने? इस चीज ने। देखो क्यों मोटिवेट किया, देखो उसको समझते हैं किसकी हेल्प से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, उसमें 2 स्लिट होती हैं इस तरीके से। ये स्लिट क्या है? S1, ये स्लिट क्या है? S2। यहां पर कोई क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ रहे हैं। ओके, और दोनों स्लिट ओपन है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बना रहा यहां पर। तो यहां पर से इस तरीके से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, यहां से भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस स्लिट से भी। और यहां पर क्या लगा दी मैंने, स्क्रीन लगा दी। और यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कहीं पर हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं पर इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी, मिनिमम देखने को मिलेगी। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। जो इंटेंसिटी है वो क्या है, मेरी मैक्सिमम है। यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का क्या मतलब है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे होंगे, यहां पर पहुंच रहे होंगे, इस पॉइंट पर पहुंच रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस पॉइंट पर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, इस पॉइंट पर होगी। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कौन बता रहा है, कि यहां पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, या फिर जो इंटेंसिटी है उसको कौन मेजर करता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये 3 के 3 चीज इंटरकनेक्टेड है ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
वो किससे रिलेटेड होगा? इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी से होगा। और इंटेंसिटी किससे कनेक्टेड होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, साई आर कोमा टी के स्क्वायर से, ठीक है। और देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि यहां पर फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी पर। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? इस चीज पर। ये क्या है? उसके एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही तो है। सिंपल बात। देखो फिर से समझे कि यहां पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, तो यहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो यहां पर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को कौन डिफाइन कर रहा है? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी को कौन डिफाइन कर रहा है? ये चीज। तो यानी जो प्रोबेबिलिटी है उसको कौन डिफाइन कर रहा है? ये चीज। तो प्रोबेबिलिटी और इसमें कुछ ना कुछ क्या है? कनेक्शन है। समझ पा रहे हो आप? आई होप आप समझ रहे हो। ये मैं ऐसे ही समझा सकता हूं, ठीक? समझ रहे हो मेरे? देखो फिर समझते हैं क्या हुआ। यहां पर ऐसे पैटर्न देखने को मिला। ये क्या है मेरे पास? यहां पर ये इंटेंसिटी ग्राफ, यहां पर इंटेंसिटी इतनी है, यहां पर इंटेंसिटी इतनी है, यहां पर इंटेंसिटी इतनी है। माने इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है? इस पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर जो इंटेंसिटी है वो किस बात को डिफाइन कर रही है? कि यहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इससे कम पहुंचे। तो यहां पर अगर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी इससे क्या है? कम है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी क्या है? कम है। अब वो इंटेंसिटी कम है उसको कौन दिखाएगा? ये चीज दिखाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज इक्वल टू दिस थिंग। यानी ये चीज कहीं ना कहीं इंटेंसिटी से रिलेटेड है। और इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है? प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? इस चीज से, ठीक है। यानी यही जो चीज थी, इसी यही मोटिवेशन था किसका? बोर्न का, ठीक। कि ये चीज इंटेंसिटी से रिलेटेड है या उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग से रिलेटेड है। तो उनने वैसे लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन ए वॉल्यूम एलिमेंट इन स्पेस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के टर्म में उससे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक। क्लियर हुई बात? तो कहता लास्ट का थोड़ा बहुत ऐसे जनरल डिस्कशन था। तो बॉर्न इंटरप्रिटेशन तो पहले खत्म हो गया, जहां पर हमने वो लिखे थे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। समझ में आया बात? एक बार समराइज कर दूं, ठीक। क्या पढ़ा था हमने? कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है dp इक्वल टू, वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है हमारे पास क्या? साई r कॉमा टी का स्क्वायर, ठीक। ये होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट इन स्पेस एट एनी टाइम टी, कैसे रिप्रेजेंट दिखाते हैं उसको? ओके, इसको तो ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू दिस इज थिंग। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन ए वॉल्यूम एलिमेंट इन स्पेस एट एनी टाइम टी। कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? इस तरीके से, साई आर कॉमा टी का मॉड इंटू डी क्यूब आर, ये होता है, ठीक। और अगर पूरे स्पेस में निकालना हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल समवेयर इन स्पेस निकालना हो तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ऐसा इंटीग्रेशन ऑल स्पेस, और ये क्या आता है? साई आर कॉमा टी का स्क्वायर और डी क्यूब आर इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक। ये हमने पढ़ा। ये कहाँ था? 3 डायमेंशन में था। इसको 1 डायमेंशन में लिख सकते हैं, इन 1 डायमेंशन। इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्यों लिखा? फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। इसे क्या लिखता हूँ 1 डायमेंशन में? ये लिख सकता हूँ dp इक्वल टू साई, माना एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोल जाए, एक्स कॉमा टी इंटू डी एक्स, सॉरी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसे क्या पढ़ूंगा मैं? इसे पढ़ूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल एट ए लाइन एलिमेंट डी एक्स एट टाइम टी, ठीक है। छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx में या फिर छोटे से एलिमेंट dx में पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी किसी टाइम t पर वो कितनी है? इतनी है, ठीक। इसे मैं कैसे लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन रीजन x to x प्लस dx एट टाइम t, एट टाइम t टाइम पर x प्लस dx के बीच में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी?
इतनी होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन करना चाहूँ मैं इन वन डायमेंशन, वो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर। ठीक है, दिस थिंग, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया। क्लियर हुई बात? ओके, सिमिलरली इसको भी डिफाइन कर दोगे आप इन वन डायमेंशन। कैसे डिफाइन कर दोगे, यहाँ पर लिख दूँ, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, साई एक्स कॉमा टी आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा टी, इसके मॉड का स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक, क्लियर हुई बात? तो ये क्या हो गया हमारा बॉर्न इंटरप्रिटेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नोबेल प्राइज से क्या किया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव पैकेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।